देखिए, अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक सियाराम की जय जयकार है। विवाह पंचमी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें इस वक्त रामनगरी की रौनक देखने के लिए तमाम लोग भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। मिथिला में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कल सरयू पूजन के बाद आज से अयोध्या में वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए। गणेश पूजन के साथ ही देवों का आह्वान किया जाएगा। 5 दिन के महोत्सव को लेकर राम भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विवाह पंचमी पर सियाराम के विवाह के उत्सव उमंग की तमाम तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उधर नेपाल के जनकपुर धाम में भी आज फुलवारी लीला कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल देखिए, यहाँ श्री रणभूमि मैदान में धनुष यज्ञ होगा और 23 तारीख को जनकपुर के लोग जानकी मंदिर परिसर से तिलकोत्सव के लिए श्री राम के लिए रवाना हो जाएंगे और अयोध्या से लेकर जनकपुर तक सियाराम के विवाह की तमाम रीतियों की पूरे उत्साह के साथ निभाया जा रहा है। इसको भक्त जो है रामोत्सव के आनंद में पूरी तरीके से झूम रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में न सिर्फ भक्त पहुंच रहे हैं और कितना बड़ा ये उत्सव होने जा रहा है अयोध्या में, पूरी तरीके से सज धज कर तैयार। राम के थे राम के हैं, राम नाम की गंगा में बहे मेरे घर आएंगे, मेरे घर गली गली कूचे में भगवान लहराएंगे। विवाह पंचमी का शुभ अवसर आ रहा है तो रामनगरी अयोध्या में उत्सव की तैयारियां लाजमी है। गली गली इस बार ये उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही इसके शिखर पर अब विधि विधान से दिव्य ध्वजारोहण भी होने जा रहा है। ऐसे पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं के उत्साह ने शहर के माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया है। तेरा मंदिर सजाए। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण के लिए वैदिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। ये अनुष्ठान मंगलवार 25 नवंबर तक चलेंगे। आज गणपति पूजन और चतुर्वेद पारायण के साथ अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद अग्निदेव की स्थापना की जाएगी और नवग्रह पूजन होगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 23 से 25 नवंबर तक 3 दिनों तक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ध्वजारोहण के 5 दिनों के अनुष्ठान में पूरे देश के 108 वैदिक आचार्य भाग ले रहे हैं। काशी से आए पंडितों और आचार्यों के अलावा अयोध्या और दक्षिण भारत के भी विद्वान इस अनुष्ठान में शामिल हैं। इससे पहले कल 1000 से अधिक महिलाओं ने सरयू तट से मंदिर परिसर तक धूमधाम से 551 कलशों की यात्रा निकाली। इस सिलसिले में सरयू तट पर कलश पूजन और वरुण पूजन का भी आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का पूजन प्रारंभ आज हुआ है, वो आगे 5 दिनों तक चलेगा। 25 तारीख को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आकर के अपने कर कमलों से 25 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पहले 5 दिनों तक ये पूजन विधि योग्य आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रही है। ध्वजारोहण समारोह में करीब 8000 विशेष आमंत्रित अतिथि भाग लेने वाले हैं। भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए सभी मेहमानों से 24 नवंबर तक ही अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। 25 नवंबर को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अधिकृत पास और आधार कार्ड के जरिए ही समारोह के लिए मंदिर परिसर में एंट्री हो सकेगी। श्री राम मंदिर की शिखर पर 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए 25 नवंबर को दोपहर 11:52 से 12:35 के बीच शुभ मुहूर्त निकाला गया है। काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है। उन्होंने ही राम मंदिर की शिलान्यास और मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त निकाला था। और अब विवाह पंचमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वे मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने की घोषणा भी करने वाले हैं। समाज का मध्यम वर्ग
इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। मंदिर निर्माण में लगी हुई सभी एजेंसियां, कुछ श्रमिक, इंजीनियर्स, ये बड़ी संख्या में इसके भागीदार बनेंगे। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले अतिथि और कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों को लड्डू का विशेष प्रसाद दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से 600 किलोग्राम से अधिक लड्डू बनवाए जा रहे हैं। शुद्ध घी, बेसन और मेवों से लड्डू रामलला की रसोई में बनाए जा रहे हैं। पहले रामलला को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाएंगे। प्रसाद तैयार हो रहा है लड्डू, तो सभी को एक एक पैकेट लड्डू मिलेगा। हम 10,000 पैकेट लड्डू तैयार कर रहे हैं और सभी जो अतिथि हैं उनको और उसमें भाग लेने वाले बाकी कार्यकर्ता बंधु हो, सुरक्षा कर्मी हो, सबको ये लड्डू मिल जाएगा। तो हम उस दिन दर्शन करने वाले, दूसरे दिन दर्शन करने वाले लोगों को भी लड्डू वितरित करेंगे। तो क्योंकि भगवान का प्रसाद है, मंदिर की पूर्णता का एक कार्य योजना है, तो इस दृष्टि से इसका महत्व है। प्रसाद हम सबको देंगे, ये योजना है। इस बीच ध्वजारोहण समारोह और विवाह पंचमी उत्सव के लिए अयोध्या नगरी को सजाने संवारने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। शहर में जगह जगह राम कथा से जुड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। दूर दूर से कलाकार दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। 25 को हमारे भारत के पीएम जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के आने के अवसर पे हम लोग ये रंगारंग चित्रकारी कर रहे हैं। और यहाँ के आते जाते जो लोग हैं तो वहाँ ये आकर के रुक जाते हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अद्भुत चीज दिख रहा है उन लोग को। कुल मिलाकर अयोध्या नगरी में उत्साह है, उल्लास का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से राम नगरी में भव्य धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी दिव्य शुरुआत कल से ही हो चुकी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उधर नेपाल के जनकपुर धाम में भी सियाराम के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम रस्मों को भक्त पूरी आस्था के साथ निभा रहे हैं। इस पर डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ के लोगों का भाव देखिए, कैसे यहाँ की महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, सियाराम के मिलन का उत्सव मना रही हैं। पहले इसकी एक झलक देखिए। और देखिए, अयोध्या के साथ आपको बता दें, उल्लास का माहौल जो है नेपाल के जनकपुर में भी देखने को मिल रहा है। जनकपुर में विवाह पंचमी के अवसर पर सीताराम विवाहोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस सिलसिले में वहां कार्यक्रम कल से ही शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में जनक नंदिनी सीता जी के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे परिसर में विवाह गीतों की मधुर धुनें गूंज रही हैं। महिलाओं के झुंड सिया सुकुमारी जी के विवाह उत्सव के शुभ अवसर के सिलसिले में मंगल गीत गा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर में विवाह उत्सव की धूम है। क्योंकि विवाह पंचमी का पावन अवसर नजदीक आ रहा है, तो गीत गाए जा रहे हैं। माहौल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस बार बुधवार 20 नवंबर को श्री राम और लक्ष्मण के नगर दर्शन की रस्म हुई।
इसके बाद आज स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे फुलवारी लीला यानी पुष्प वाटिका प्रसंग का आयोजन होगा। वहीं कल 22 नवंबर को शाम 5 बजे से श्री रणभूमि मैदान में धनुष यज्ञ होगा। 23 नवंबर को 1 बजे दिन में जानकी मंदिर परिसर से लोग तिलक उत्सव के लिए श्री राम मंदिर जाएंगे। 23 नवंबर को ही सुबह 7 बजे से चुनरी महोत्सव का भी आयोजन होगा, जब 111 मीटर की चुनरी जानकी जी को चढ़ाई जाएगी। जनकपुर में श्री सीताराम विवाह उत्सव से जुड़े कार्यक्रम विवाह पंचमी तक लगातार जारी रहेंगे। इस सिलसिले में मुख्य आयोजन 24 नवंबर से शुरू होंगे। आपको बता दें कि त्रेता युग में भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता से हुआ था, जिनकी राजधानी तब जनकपुर थी। आज ये जगह भले ही नेपाल में है, लेकिन भारत और नेपाल दोनों देशों के राम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व रामनगरी अयोध्या से कम नहीं है। त्रेता युग से आज तक विवाह पंचमी के दिन जनकपुर में भव्य तरीके से भगवान राम और माता सीता का विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार इस सिलसिले में जनकपुर में 24 नवंबर को मटकोर की रस्म होगी, जिसके लिए 2 बजे दिन में लोग जानकी मंदिर परिसर से गंगा सागर जाएंगे। 25 नवंबर को 1 बजे दिन में रंगभूमि मैदान में स्वयंवर होगा। इसी दिन शाम 6 बजे से जानकी मंदिर परिसर शुभ विवाह उत्सव का आयोजन होगा, जबकि अगले दिन 26 नवंबर को सीता जी की विदाई से पहले 1 बजे दिन में जानकी मंदिर परिसर में राम कलेवा का आयोजन तय है। विवाह उत्सव के लिए जानकी मंदिर सहित पूरे जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सनातन रीति रिवाज और विधि विधान से पूरे वैवाहिक कार्य को संपन्न करने की तैयारी है। विवाह पंचमी के उत्सव में शामिल होने के लिए नेपाल ही नहीं, भारत के भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं यहाँ से कई लोग विवाह पंचमी पर विशेष मेहमान बनकर अवधपुरी भी जाने वाले हैं। वह विवाह उत्सव के दिन श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य समारोह होने जा रहा है, तो जनकपुर से अयोध्या तक उत्सव का दिव्य माहौल है, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। जनकपुर से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के कोटा में हुए घूमर महोत्सव की तस्वीरें, जहां राजस्थानी कला और संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। सैकड़ों महिलाओं ने इस उत्सव में हिस्सा लिया और शानदार समा बांध दिया। रिपोर्ट देखिए आप। एक साथ थिरके सैकड़ों कदम, सुरों की मधुर तान पर एक ही लय और ताल के साथ घूमर के रूप में नजर आई राजस्थान की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान। ये तस्वीरें कोटा में हुए घूमर महोत्सव की हैं। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 7 संभागों में घूमर महोत्सव का शानदार आयोजन कराया गया। इसी कड़ी में कोटा में भी इस नृत्य के जरिए राजस्थान की संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। घूमर मेन पहले भीलों का था, फिर आगे महारानियों ने इसे अपना लिया और मेन जो घूमर है वो राजपूतों में किया जाता है और बड़ी धीमी गति से और नजाकत से इसको किया जाता है। और इसमें घूमर में एक लेडीज अपनी पूरी दिनचर्या और अपनी वेशभूषा को इसमें दर्शाती है। घूमर इस तरीके से होता है कि इसमें आप फेस के एक्सप्रेशन नहीं देते हो, आपको जो भी बोलना होता है अपने हाथों से बोलना होता है, इसमें नजरें नीचे रहती है और किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता और ताल पे ही नृत्य होता है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर 24-24 की टोलियों में सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ घूमर की लय पकड़ी तो माहौल में अनूठा समा बनता नजर आया। लोकगीतों के दोनों पर इन महिलाओं की टोलियों ने एक साथ कदम मिलाए तो चंबल का पूरा घाट गूंज उठा। ये कार्यक्रम करीब 18 मिनट तक चला, लेकिन इसकी छाप डांसर्स और दर्शकों के जहन में देर तक बनी रही। कार्यक्रम में शामिल महिलाएं इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आईं। बहुत उत्साहित का कार्यक्रम को लेके हमको बहुत मजा भी आ रहा है। ये हमारी संस्कृति को बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं। और ये हमारा घूमर को लेके पहली बार एक्सपीरियंस है कि कोटा में ऐसा कुछ होने जा रहा है एंड इवन पूरे राजस्थान में, तो हम इसी के लिए बहुत खुश हैं और हमारी ग्रुप की पूरी प्रैक्टिस है। कोटा में हुए घूमर महोत्सव के इस कार्यक्रम में 12-13 साल की बालिकाओं से लेकर
60-70 वर्ष तक की बुजुर्ग महिलाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान विजेता टीमों को विभिन्न श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी दिए गए। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। रोजाना बड़ी तादाद में सैलानी यहां घूमने पहुंच रहे हैं। 2018 में इसके लोकार्पण से लेकर अब तक करीब 3.25 करोड़ पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया है। लोगों की पसंद को देखते हुए यहां और भी दर्शनीय स्थल बनाए जा रहे हैं, जिसमें नया बनाया गया वामन वाटिका गार्डन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का आकर्षण किसी हद तक सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं नर्मदा जिले के केवड़िया में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हाल ही में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पहली बार मूविंग राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया गया। झांकियां निकाली गई, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद से 1 महीने तक रोशनी का त्योहार प्रकाश पर्व और 15 दिनों तक भारत पर्व मनाया जा रहा है। इन दिनों सैलानियों के पहुंचने की एक वजह ये भी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिन प्रतिदिन सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। दरअसल इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पे पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मूविंग राष्ट्रीय एकता परेड हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये परेड हुई थी और उसके बाद 1 महीने तक यहाँ पे प्रकाश पर्व हुआ था और 15 दिन तक पहली बार देश के दिल्ली के बाहर पहली बार भारत पर्व भी यहाँ पे मनाया गया था। और इसी के कारण लगता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दिन प्रतिदिन सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद से यहां आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 3.25 करोड़ पर्यटक यहां घूमने आ चुके हैं। 2018 में 4,93,000 सैलानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। 2019 में सैलानियों की संख्या बढ़कर 27,45,000 पहुंच गई। 2020 में कोविड की वजह से संख्या घटकर 12,81,000 हुई। 2021 में 34,29,000, 2022 में 41 लाख लोगों ने यहाँ विजिट किया। 2023 में 50 लाख से ज्यादा और 2024 में 58 लाख से ज्यादा लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। 2025 यानी इस साल भी उम्मीद है कि विजिटर्स का आंकड़ा 50 लाख के पार होगा। रोजाना 10 से 15,000 टूरिस्ट आते हैं। छुट्टी के दिनों में तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि लगभग हर वर्ष 50 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसके अलावा जो अट्रैक्शंस हैं उनमें आकर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। विशेष मैं कहूँ तो पिछले 1 महीने से तो हम कंटिन्यूअस सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हमने यहाँ एक बहुत ही उत्तम किस्म का प्रकाश पर्व की व्यवस्था की थी, जो दिवाली, उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस और उसके बाद भारत पर्व के अन्य प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा गया। इन सब के प्रतिभाव में पर्यटकों की संख्या पूरे देश से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं एक अंदाज़ दूं तो पिछले 1 महीने में हमारा अंदाज़ है कि 5 से 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस जगह में आकर अलग अलग अट्रैक्शंस को एंजॉय किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा यहाँ रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन, एकता नर्सरी समेत तमाम दर्शनीय स्थल हैं, जिसका लुत्फ पर्यटक उठाते हैं। यहाँ बनाया गया वामन वाटिका गार्डन लोगों के आकर्षण का नया केंद्र बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने पहुँच रहे लोग वामन वाटिका का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कई देशों से स्नोफॉल की एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें, दिलकश तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इन्हीं में से एक देश है जर्मनी। देखिए कैसे
यहाँ एक शहर में सर्द हवाओं के बीच सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और लोग कैसे इस बर्फबारी में खूबसूरत नेचर का वेलकम कर रहे हैं। बर्फ की मोटी चादर से ढका शहर, हर तरफ चांदी सी चमक, बर्फ से खेलते बच्चे और मौसम का आनंद लेते लोग। ये दिलकश नजारा जर्मनी का है, जहां आखिरकार सर्दियों ने दस्तक दे दी। देखिए कैसे इस बर्फ से ढकी धरती पर बच्चे अपनी अपनी बर्फ गाड़ी लेकर मैदान में खेलते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी और मस्ती का बेहतरीन मेल देखने को मिल रहा है। फील्डबर्ग की पहाड़ियों पर कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आई। कोई इस ठंड में गर्म चाय का आनंद लेती नजर आई, तो कोई अपने बच्चों को बर्फ की गाड़ी में सैर करा रही है। यहाँ का तापमान भले ही माइनस में हो, लेकिन लोगों के अंदर मौज मस्ती का जुनून इस मौसम पर भारी पड़ता नजर आया। सर्द हवाओं में सड़कों पर बर्फ की चादर, साथ में पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ की चमक। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने सोने चांदी के आभूषण पहनकर अपने आप को सजा लिया हो। सर्दी की इस पहली झलक में डूबा हर एक कोना किसी जादुई पल से कम नहीं लग रहा। यहाँ के लोग, जानवर और पेड़ पौधे सब मिलकर पहली बर्फ का स्वागत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को रफ्तार देने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई है। नई सेवा से श्रद्धालु और पर्यटक अब कम समय में प्रमुख धार्मिक, प्राकृतिक और वन्य पर्यटन स्थलों का आसानी से पहुंच पाएंगे। टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और श्रद्धालुओं को मिनटों में महाकाल, ओंकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन सुगमता से होंगे। पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत के साथ ही एमपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर इंटरस्टेट और इंटरसिटी हेलीकॉप्टर टूरिज्म सुविधा शुरू की है। इसके तहत ओमकारेश्वर और उज्जैन के बीच भी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हो गया। इस सेवा के जरिए सिर्फ 3 घंटे में ही श्रद्धालु बड़ी आसानी से दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर के उज्जैन आगमन पर पर्यटकों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर में साधु संतों को जॉय राइड भी करवाई गई। तो सर्वप्रथम संतों को जो है हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरी उज्जैन की परिक्रमा करवाई और आज ये परिक्रमा देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ। 117 किलोमीटर की परिधि में जहां पंचकोशी यात्रा होती है, पूरा उज्जैन शहर की यात्रा आज हुई और उस यात्रा को देख के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। शिप्रा की परिक्रमा हुई, महाकालेश्वर के शिखर दर्शन हुए और समस्त उज्जैन वासियों के भी दर्शन के अभिभूत हुए। सभी संत महात्मा प्रसन्न हैं और समस्त धर्मावलंबी जो है व्यक्ति है, सभी को ये इच्छा जो पूरी हो गई कि ओंकारेश्वर और उज्जैन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन आसानी से हो सके कम समय में। जिनका सोचा नहीं था हमने कि वायुयान के द्वारा हमारी परिक्रमा लग जाएगी। आज 7 सागर, 9 नारायण, 84 महादेव, महाकाल वन, हरसिद्धि पीठ, संपूर्ण शिप्रा परिक्रमा, 84 महादेव की यात्रा और पंचकोश की परिक्रमा 20 मिनट में हेलीकॉप्टर के द्वारा हम सब लगा के वापिस आ गए। बहुत बढ़िया है पुष्पक विमान। इस हवाई सेवा के जरिए इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर को जोड़ा गया है। इस सेवा के जरिए पर्यटक मढ़ई, पचमढ़ी टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। ये निश्चित रूप से पीएमसी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा विगत दिवस हुआ था और आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस सेवा का एक जो श्रद्धालुओं को लेकर जो शुरुआत हुई है, ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हुई है। पहली ट्रिप जो है आज आप देख पा रहे हैं कि आम श्रद्धालु आज आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संत और महात्माओं के माध्यम से जो है इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। धार्मिक नगरी के हिसाब से टूरिज्म और एक पर्यटन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एमपी के हेली पर्यटन सेवा को 3 मुख्य सेक्टरों वाइल्ड लाइफ, आध्यात्मिक, इको एंड हिल्स टूरिज्म सेक्टर में शुरू किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेक्टर में जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़ को जोड़ा गया है।
जबलपुर से कान्हा के बीच हवाई यात्रा के लिए 6,250 रुपए किराया लगेगा। आध्यात्मिक सेक्टर के तहत इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर को जोड़ा गया है। इससे श्रद्धालु एक ही दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को 5,000 से 6,500 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। इको एवं हिल टूरिज्म सेक्टर के तहत भोपाल से मड़ई और पचमढ़ी तक उड़ाने होंगी। किराया 3,000 से 5,000 रुपए तक लगेगा। पचमढ़ी में जॉय राइड की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये हेली पर्यटन सेवा बुधवार और गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन लगेगी। पर्यटकों के लिए अच्छी बात यह है कि ये सेवा केवल उड़ान तक सीमित नहीं है। टैक्सी से हेलीपैड पहुंचने से लेकर होटल, दर्शन व्यवस्था, गाइड और जंगल सफारी तक पूरी यात्रा पहले से तय पैकेज में उपलब्ध रहेगी। इससे पर्यटक को तेज, सुरक्षित और यादगार अनुभव मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।